All right, hi everyone, good evening. Yeah, evening Gurdev. Hi Tanmay. Evening हो गया यार, अभी कहाँ आफ्टरनून बचा है. Hi Yash, hi Kushal, hi Kedar. Good evening Ayush. Hi Nishant, hi Harsh. All right, so good evening everyone. Let's begin our discussion of bonding. Now, I hope last class में we have discussed most of your doubts from the previous homework. एंड आज जो मैं पढ़ाऊंगा एज वेल एज जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसके ऊपर मिलाकर आई विल बी शेयरिंग होमवर्क विद यू. सो आप प्रैक्टिस करना बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ क्विक लुक. हम लोगों ने लास्ट क्लास में टुवर्ड्स द एंड क्या देख रहा था. हम लोग मिसलेनियस बॉन्ड्स कर रहे थे, वन डर वाल फोर्सेस वगैरह देखे थे. उसके बाद में हम लोगों ने ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स का डिस्कशन किया था एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, आज हम लोग इन्हीं में मिसलेनियस बॉन्ड्स में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट मिसलेनियस बॉन्ड यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, विल बी टॉकिंग अबाउट बैक बॉन्डिंग. हाँ बोलो अमन. हेलो सर. हाँ बोलो. सर लास्ट क्लास में आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ाया था सर. आपने उसमें एच और सीएल का एग्जांपल लिया था, तो सर उसके बीच में भी डिस्टॉर्शन तो हो गई ना. हाँ तो एच और सी एल का मैंने आपको बताया ना कि इन जनरल हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सर एंड सर इन लंदन डिस्पर्जन फोर्स सर कभी ऐसा केस होगा मींस दोनों मॉलिक्यूल्स का डेल्टा पॉजिटिव असाइड हो. तो फिर वो रिपल्शन हो जाएगा ना, अट्रैक्शन नहीं बचेगा ना. हाँ यस सर. हाँ तो हो सकता है ना, बट हम ओके. यहाँ पर ऐसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो कि अट्रैक्टिव नेचर के हैं, क्योंकि उनसे हमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रियलाइज होता है. ओके सर, थैंक यू. ऑलराइट, सो और कोई डाउट है किसी का? क्या कह रहे हो यश? सिलिकेट्स में नहीं, सिलिकेट्स में पाई बॉन्ड नहीं है ना, सिलिकेट्स में जस्ट सिग्मा बॉन्ड्स थे. देयर आर नो पाई बॉन्ड्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर अब ऑब्जर्व करना. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बैक बॉन्डिंग एस्पेक्ट. नाउ इस बैक बॉन्डिंग के बारे में नोटिस करना, मतलब एज सच तो ये एक नॉर्मल ओवरलैप ही रहेगा पाई नेचर का, बट इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे समझ में आ रही है आप यहाँ पे नोटिस करना. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग हैपनिंग बिटवीन पी ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो यहाँ पर BF3 के एग्जाम्पल को हम लोग साइट करेंगे. अब नोटिस करना BF3 के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था दैट इट इज एन ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड. हाउएवर इसमें कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है. तो BF3 का मॉलिक्यूल जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इफ आई कंपेयर इट विद से BF4 माइनस आयन, तो BF4 माइनस आयन में कैसा रहता है कि एक F माइनस अपना लोन पेयर बोरॉन के साथ में शेयर कर सकता है, जो कि डेफिशिएंट था पहले, यूजिंग अ डेटा बॉन्ड. राइट, अब बोलने के लिए यहाँ पर भी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, राइट, एंड यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है. बट यहाँ पर जो बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड है, इसका लेंथ सिग्निफिकेंटली कम आता है. तो इसके बारे में ये
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नोटिस करना. डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट नोटिस करना ऑब्जर्वेशन क्या था. दैट जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड था, दैट वाज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर. It was much shorter than the sum of the like covalent radius of boron and fluorine. हमको पता है कि उनके कोवेलेंट रेडियस से कम ही होगा, बट और क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है. बट ये काफी ज्यादा छोटा था एज कंपेयर टू व्हाट अ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड शुड बी. इनफैक्ट जब इसकी बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लोर करी गई, द बॉन्ड एनर्जी वाज फाउंड टू बी अराउंड 646 किलो जूल पर मोल. नाउ दिस इज समथिंग विच इज अगेन प्रीटी हाई. आप लोगों ने अगर कुछ वैल्यूज नोटिस करी होंगी जब मैं आपके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, तब 300 400 इसके आसपास में आपका सिंगल बॉन्ड का एनर्जी रहता था. ऑफ कोर्स एटम टू एटम वेरी करता है, बट 650 के अराउंड वाज abnormally high. This was much higher than any of the single bond that we come across. Right? तो यहाँ पर this shortness of bond and this extra strength of the bond in BF was something which was unusual. तो अब इसको समझा कैसे गया, यहाँ पर नोटिस करना. This was understood as like this short and high strength of the BF bond was related to a double bond characteristic. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया between boron and fluorine? So what we understand is that there is a double bond character coming because of the pi electrons of fluorine, which were the lone pair. They are getting shared into the vacant p orbital. ठीक है, जो इसके फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल में शेयर हो रहे हैं थ्रू व्हाट वी कॉल एज p pi. लाइक पाई ओवरलैप है, एक तरीके से देखा जाए तो ये पाई ओवरलैप है, लैटरल ओवरलैप है. और किन के बीच में? p ऑर्बिटल्स के बीच में. यहाँ फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल है, बोरॉन का भी p ऑर्बिटल है. बट इसको हम लोग नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ा अलग बोल रहे हैं. इसको बैक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इस पाई बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो फ्लोरीन से आ रहे हैं, रादर देन एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन. हम लोगों ने रेगुलर जो पाई ओवरलैप्स देखे हैं उनमें कैसा होता है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एंड इनके बीच में ओवरलैप हो रहा होता है. बट यहाँ पर व्हाट वी आर सेइंग इज दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम फ्लोरीन का एटम ओनली. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज p pi बैक बॉन्ड. नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि तीनों फ्लोरीन के साथ में पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेफ्ट वाला फ्लोरीन ही बोरॉन के साथ में कर सकता है. देखा जाए तो ये राइट वाला फ्लोरीन भी कर सकता है, लाइक जो पीछे था, और जो आगे था वो भी कर सकता है. राइट? ऑल ऑफ देम आर एबल टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स into the vacant orbital of boron. So what we actually find is a hybrid structure exists. Right? ये hybrid structure कैसा है? BF3 में all the BF bonds are identical and have double bond characteristic. Like this bond is between single and double. Right, so this hybrid exists. Now, this delocalized electrons. This is the one which is the structure. इसमें all BF bonds are identical. Bond order will be close to 4/3. Yes, correct. वही सेम लॉजिक रहेगा अपना. Sum of the bond order in the canonical forms upon the canonical forms. Why? Because यहाँ पर we have equivalent canonical structures.
ठीक है। नाउ हाँ, दिस इज समथिंग सिमिलर टू डेटिव बॉन्ड जो आप लोगों ने देखा हुआ था, राइट? जैसे डेटिव बॉन्ड आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, NH4+ में फॉर एग्जांपल देखा था। बट इफ यू रिमेंबर, ये NH4+ में ये जो डेटिव बॉन्ड था ये सिग्मा ही बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोन पेयर शेयर कर रहा था H+ के साथ में, ये सिग्मा बॉन्ड ही था, ठीक है। तो यहाँ पर भी व्हाट वी आर सेइंग इज इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक एटम से दूसरा एटम में शेयर हो रहे हैं, बट डेटिव नेचर का है तो हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिंगल कोवेलेंट वर्सेस डेटिव था, राइट? तो दोनों में हो ही रहा था कि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, राइट? तो दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर द बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो देयर इज नो डिफरेंस। बस क्या अंतर था? द वे इन विच द बॉन्ड फॉर्म्ड। यहां पर कैसा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आ रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आ रहा था, वर्सेस यहां पर इन डेटिव ये भी सिग्मा बॉन्ड ही था, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके आ रहा था। अब यहां पर नोटिस करना, जब हम बैक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्ड के बारे में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज सेम एज अ पाई बॉन्ड ओनली। एक नॉर्मल पी पाई का बॉन्ड है वर्सेस एक से पी पाई का बैक बॉन्ड है। तो इनके बीच में अंतर क्या था? पी पाई नॉर्मल जो था उसके अंदर कैसा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आ रहा था और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आ रहा था, राइट? वर्सेस यहां पर व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक इलेक्ट्रॉन, और सॉरी इनफैक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके आ रहे हैं। That's the only difference over here, and that is what we are saying or giving it the name for as back bonding. And this one example is between p and p orbital. मैं अभी आपको p and d orbital का भी example बताऊंगा, ठीक है। Now अब notice करना, as a result of this, before I move to P and D wala, there is this property that you also must understand, that because of this P pi back bonding, certain properties are influenced, right? One of the properties which we understood was the bond strength and bond length. ये property तो हमें समझ में आ गई थी। इसके अलावा there are other properties that also get influenced, and one such property is Lewis acid nature. Now, have you guys studied Lewis acid definition in your junior classes? Okay, नहीं पढ़ा है तो एक क्विक अंडरस्टैंडिंग देख लो, ठीक है। लुइस एसिड का मतलब क्या होता है? इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करना, थोड़ा टाइम पहले आप लोगों ने ये एग्जांपल देखा था NH3BF3 वाला, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये NH3BF3 कंपाउंड बन रहा है। तो इसमें अब आप नोटिस करना, this BF3 acts as a Lewis acid. It accepts electron pair, whereas ammonia जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है इसके साथ में, ठीक है, अमोनिया के बारे में नोटिस करना, अमोनिया is called as a Lewis base. It gives or donates or shares electron pair. तो ये लुइस की एसिड बेस डेफिनेशन होती है। आप लोगों ने डेफिनेटली ब्रॉन्स्टन डॉरी वाली या फिर अरेनियस वाली पढ़ी हुई होगी। H+ देना या H+ लेना, वो ब्रॉन्स्टन डॉरी वाला डेफिनेशन था। However, this is the more advanced version of defining acids and bases. So
any substance which accepts electron pair in a reaction is called as a Lewis acid, and a substance which gives electron pair is called as a Lewis base. So ये जो बोरॉन के हैलाइड्स रहेंगे, बोरॉन के हैलाइड्स जो रहेंगे लाइक BF3, BCl3, इन सब में कैसा है, ये बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है, दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and act as a Lewis acid, like in this reaction, or like forming this BF4 minus. BF4 minus में भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है BF3, तो इट इज एक्टिंग एज अ Lewis acid. अब नोटिस करना, between these halides of boron, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, right, all can act as Lewis acid. However, in terms of their strength as Lewis acid, this p-pi back bond plays a role. अब नोटिस करना, जब p-pi बैक बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर यहां पर ये लोन पेयर इस ऑर्बिटल को फिल कर देगा, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल को, तो क्या हो जाएगा, एसिड कैरेक्टर कम हो जाएगा, right? So that is what the statement here is, that because of the p-pi back bond, the vacancy of the p orbital, किसका p orbital, of boron, the vacancy of p orbital of boron is reduced for other compounds, for external compounds. मतलब मान लो कोई let's say अमोनिया आ रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देना है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी लाइक ये जो वेकेंट ऑर्बिटल था, ये अपने ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठ जाएगा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट बिकॉज ऑफ दिस p-pi बैक बॉन्ड, द Lewis acid strength is going to decrease. अब now if you remember something from the लास्ट क्लास, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पाई ओवरलैप अच्छा होने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, डू यू रिमेंबर? पाई ओवरलैप होने के लिए अच्छा क्राइटेरिया क्या रहता है? करेक्ट यश, सिमिलर साइज का ऑर्बिटल. तो इफ आई आस्क यू बिटवीन BF3 एंड Bi3, किसमें ज्यादा अच्छा p-pi बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा? करेक्ट, BF3 में ज्यादा अच्छा p-pi बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा. एक्सटेंट ऑफ p-pi बैक बॉन्डिंग विल बी बेटर इन BF3. अब अगर यहां पर एक्सटेंट ऑफ p-pi बैक बॉन्डिंग अच्छा है, राइट, मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स. तो यहां पर बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल था वो फ्लोरीन ज्यादा अच्छे से फिल कर रहा होगा एज कंपेयर टू आयोडीन. तो यहां पर अब आप नोटिस करना, बिटवीन द टू बोरॉन्स, एक BF3 का, एक Bi3 का, किसका boron will have a, you can say, more vacant p orbital? करेक्ट, Bi3 में ज्यादा वेकेंट होगा. तो इसकी वजह से यहां पर लुइस एसिडिक नेचर Bi3 का ज्यादा रहेगा, right? Lewis acidic nature, which is related to the availability of the vacant p orbital, right? यहाँ पे मैंने क्यों बताया Lewis acidic nature क्यों रहेगा? Because of this vacant p orbital of boron. इसकी वजह से
लुईस एसिड कैरेक्टर आ रहा है। अब BF3 में फ्लोरीन इसको ज्यादा भरने की टेंडेंसी शो कर रहा है वर्सेस आयोडीन इसको कम भर पाएगा क्योंकि आयोडीन के ऑर्बिटल्स आर मच बिगर इन साइज। सो व्हाट विल हैपन दैट बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल कंपाउंड। ठीक है, मान लो एक ऐसे यू हैव सम से NH3 कमिंग इन, राइट। सो ये NH3 क्या करेगा, बोरॉन को अपना लोन पेयर देना चाहेगा, राइट। बट BF3 में बोरॉन बोलेगा कि भाई मेरे पास क्लोरीन से है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, तो तू आगे बढ़। ठीक है, बट Di3 में बोरॉन बोलेगा कि भाई मेरा ये आयोडीन से तो काम चल नहीं पा रहा है, आई वुड वांट योर इलेक्ट्रॉन्स। So you can understand that Lewis acidic character of Di3 will be greater than BF3 because of this nature of or strength of p pi back bonding। अच्छा, इस बैक बॉन्डिंग के, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है, देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट ये एग्जाम्पल्स आर क्लासिक एग्जाम्पल्स। लाइक इफ यू रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो उनमें यही एग्जाम्पल्स आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि आपने पढ़े हुए होंगे, तो एग्जाम में आ सकते हैं ये। ठीक है, नोट्स तो इसके क्या है, घोट लेने अच्छे से, जो जो मैं लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ। नोटिस करना, देर आर सम अदर क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑल्सो which highlight back bonding between P and D। किस तरीके से, read this first example। NCH3 whole thrice is pyramidal about nitrogen, while NSiH3 whole thrice is planar about nitrogen। Why so? So NCH3 whole thrice, so it is like ammonia, ammonia में H की जगह मैंने CH3 लगा दिया, ये पिरामिडल है और ये पिरामिडल होना भी चाहिए था। कैसा, आप नोटिस करोगे ना, ये इसका लोन पेयर रहेगा, ये एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, राइट। तो ऐसा मिलता भी है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इज नॉट द केस when we look at the shape of the molecule of NSiH3। NSiH3 का molecule is in fact found to be trigonal planar, it is not pyramidal। So can you now think of why that will be the case? हाँ, राइट हर्ष। राइट साईराम। हाँ, राइट साहिल। तो यहाँ पर आपका गैस सही है दैट सिलिकॉन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। कैसे हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। एंड अब what will happen is nitrogen का lone pair instead of being lone pair it can form, it can overlap with those vacant d orbitals of silicon। तो जैसे यहाँ पर सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, उसके साथ में लोन पेयर पाई ओवरलैप कर सकता है। इट कैन ऑल्सो पाई ओवरलैप विद द अदर सिलिकॉन एटम्स ऑल्सो, सो इट विल बी काइंड ऑफ डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन पर बॉन्ड पेयर 3 रहेगा बट लोन पेयर नहीं रहेगा। लोन पेयर विल एक्चुअली बी इन्वॉल्व इन सच p pi d pi बैक बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा एंड sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहेगा। तो इसका ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री
जस्टिफाई हो जाता है। whereas in case of n CH3 होल थ्राइस, यहां पर कोई p pi या p pi d pi बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, राइट? व्हाई? बिकॉज there is no vacant d orbital with carbon, राइट? कार्बन के पास में कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है ना, वो तो सिलिकॉन के पास में था, क्योंकि सिलिकॉन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो एज इट इज रहेगा, एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ 3 sigma bond and 1 lone pair, this will be sp3 hybrid, whereas यहाँ पर this was sp2 hybrid, explaining the shape. यहाँ पर the shape was trigonal planar, यहाँ पर the shape was pyramidal. ये समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ, सिलिकॉन ऑक्टेट डेफिशिएंट नहीं, तो सिलिकॉन को ऑक्टेट डेफिशिएंट होने की जरूरत नहीं पड़ी ना। यहाँ पर वेकेंसी वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे ऊपर वाले में द वेकेंसी वाज बिकॉज बोरॉन वाज ऑक्टेट डेफिशिएंट, इट वाज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, बट स्टिल वेकेंसी थी बिकॉज इट वाज ऑक्टेट डेफिशिएंट। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर सिलिकॉन इजंट ऑक्टेट डेफिशिएंट, बट इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है which can overlap with the lone pair of nitrogen. समझ में आया? ऑलराइट, एक और एग्जांपल नोटिस करना, एंड दिस टाइम अगेन ट्राई टू थिंक बाय योरसेल्फ। CH3NCO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, लेट मी काइंड ऑफ राइट इट अच्छे से। CH3NCO, methyl isocyanate, is bent around nitrogen. However, SiH3NCO, silyl isocyanate बोलते हैं, कार्बन की जगह बेसिकली सिलिकॉन यूज कर लिया यहाँ पर, is linear around nitrogen. Why? कोशिश करो समझने की। हाँ, राइट क्वेश्चन। हाँ, लोन पेयर नहीं रहेगा ना सुमित, लोन पेयर तो बॉन्डिंग में चला गया, पी पाई डी पाई या पी पाई बैक बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर थोड़ा ना बचा। करेक्ट, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा that because of the vacant d orbital of silicon, the lone pair will not be lone pair, it can form pi bond with silicon का vacant d orbital, and we call that as p pi d pi back bond. ठीक है, तो वो लोन पेयर अब काइंड ऑफ बॉन्ड पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इस नाइट्रोजन के ऊपर देखूंगा, तो व्हाट विल आई से, दैट सिग्मा बॉन्ड 2 है एंड देयर इज नो लोन पेयर, इसका मतलब sp हाइब्रिड हो गया। sp हाइब्रिड मतलब लीनियर ज्योमेट्री रहेगा अराउंड नाइट्रोजन, तो वो चीज ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो लोन पेयर रहेगा 1 एंड बॉन्ड पेयर रहेगा 2 अराउंड नाइट्रोजन, तो इट विल बी अ बेंट ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, राइट? लोन पेयर दिखेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये बेंट ज्योमेट्री रहेगा। समझ में आया इस वाले एग्जांपल से? अब तुम्हें समझ में आया सुमित?
नहीं, बॉन्ड ऑर्डर तो टोटल उसका बात करेंगे ना यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पर नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में व्हाट विल से दैट द बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम 2। हाँ, कुछ डाउट है हमें? यस सर। सर ये पी और डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर शेयर होता है ना? नहीं, सो यहाँ पर ये वेकेंट है। यस सर। सिलिकॉन का ऑर्बिटल वेकेंट है, डी ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल भरा हुआ है। एंड ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर रहा है। तो सर शेयर कर रहा है तो फिर हम लोग उसका मतलब लोन पेयर 0 क्यों मतलब काउंट करते हैं? शेयर कर रहा है ना, मतलब वो पूरी तरीके से ट्रांसफर तो नहीं कर रहा है ना? तो आयनिक बॉन्ड थोड़ा बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहा है ना। दिस इज ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स दैट वी आर स्टडीइंग। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या कह रहे हो तुम, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ ओके ओके सर, ओके हाँ बोलो ओके साहिल। सर। भैया सर ये जो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स है जो वेकेंट है वो हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना बैक बॉन्डिंग को? नहीं, ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। तो सर ये मीन्स सिर्फ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन फैमिली के साथ ही होगा ना? मतलब ऑक्सीजन मतलब फैमिली सर ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे सर ऑक्सीजन उसमें ड्रैगोज कोई भी कंपाउंड ही नहीं आया ऑक्सीजन फैमिली का। तो ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हाँ सर, कार्बन फैमिली का, कार्बन फैमिली का। हाँ मतलब ये एग्जांपल मैंने ऐसा दिया आपको, राइट। बट इसके पहले मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था इसमें बोरॉन के साथ में दिखा रहा था मैं, बोरॉन और उसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। अच्छा सर, वो थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। बोलो सुमित। सर हाँ सर बैक बॉन्डिंग में हम जब वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं ना, इसमें 2s 2p के इलेक्ट्रॉन से बॉक्स बना के, हाँ हाँ सर उसमें मतलब हम लोग एक खाली छोड़ देंगे ना हाइब्रिडाइज करने के लिए? हाँ, मतलब खाली नहीं छोड़ोगे। जो लोन पेयर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, ठीक है, नाइट्रोजन का मान लो मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये Yes. 2s रहेगा, ये 2p रहेगा, राइट। इस तरीके से है, यस 2s to 2p3। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन को इस तरीके से लाइक sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है, राइट। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर रहा है, एक s और एक p हाइब्रिड हो जाएंगे, राइट, और दो प्योर p बचेंगे, ठीक है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना ताकि ये सिग्मा बॉन्ड बना पाए, राइट। इन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन डालना और एक में दो इलेक्ट्रॉन डाल देना। तो ये जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बना देगा विद कार्बन, और ये जो लोन पेयर वाला था ये क्या करेगा, ये बैक बॉन्ड बनाएगा, पाई ओवरलैप ही करेगा बट बैक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, सिलिकॉन के साथ में। और अगर सिलिकॉन का बनाए तो? सिलिकॉन का बनाओगे तो यहाँ पर सिलिकॉन के ये ओके, सिलिकॉन 3s और ये 3p रहेगा, है ना, और 3d भी रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें sp3 हाइब्रिड करना, यस तो ये जो चार ऑर्बिटल रहेंगे, चार सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक नाइट्रोजन के साथ में और तीन हाइड्रोजन के साथ में। हाँ सर। और जो प्योर डी रहेगा दैट विल फॉर्म पाई ओवरलैप विद नाइट्रोजन। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मिसलेनियस बॉन्ड पढ़ते हैं। we'll call this as banana bond or 3 center 2 electron bond. हाँ हाँ यश, राइट, दे आर, मतलब वी से दैट दे आर इलेक्ट्रोफाइल। आप ये वर्ड सीखोगे बाद में और ध्यान में आएगा।
Anyways, come to this next miscellaneous bond, which we call as banana bonding or 3-center 2-electron bonds. अब ये भी थोड़ा वियर्ड सा ही बॉन्ड होता है, बट मिलता है नेचर में. फॉर एग्जाम्पल, लाइक बिफोर आई एक्सप्लेन यू एनीथिंग, ये कंपाउंड मिलता है, डाइबोरिन बोलते हैं हम इसको, B2H6. ये कंपाउंड नेचर में मिलता है, बट इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस, थोड़ा स्ट्रगल करो, सी इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर, यू माइट स्ट्रगल. बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बोरॉन के भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. एंड लाइक हाइड्रोजन अगर मैं अटैच भी कर दूं इनके साथ में, तो ये ऑक्टेट डेफिशिएंट बन जाएंगे. बट अब ये आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ रहे हैं, मतलब ना तो इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है. दोनों के पास में डेफिशिएंसी जरूर है, बट दोनों के पास में देने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं. और कहां से लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? समझ में आया द डिलेमा व्हिच इज हियर? Now what we see is that it is still forming a bond like this. B2H6 is formed by dimerization of BH3. तो ये कैसे हो रहा है? तो what happens is, यहाँ पे नोटिस करना, इनफैक्ट इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. So now what happens over here is that ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, now instead of being between this boron and this hydrogen, these 2 electrons, they are found to be between these 3 atoms, boron, hydrogen and boron. तो जैसे यहां पर आप नोटिस करोगे, ये कैसा हो गया आपका, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. दिस इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज व्हाट, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक एक हाइड्रोजन एक बोरॉन और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये नॉर्मल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. बट यहां पर अब आप नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है. In this case, you will find that there are 3 centers, but only 2 electrons present between them. So this is called as a 3-center 2-electron bond, or electron deficient bond, or as you can kind of see the shape over it, banana bond. And this is what happens over here as well. यहाँ पर ये जो बोरॉन हाइड्रोजन के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन है, rather than staying between these 2, they are delocalized between these 3 atoms. So what you have coming over here as an explanation is a miscellaneous bond which we call as banana bond or 3-center 2-electron bond. ठीक है? हाँ, ये कुछ नया सा है. Don't try to now put this in the context of octet कहाँ गया, फलाना क्या हुआ, ढिमकाना क्या हुआ, ये है ही नहीं ना, इसलिए तो miscellaneous bond करके पढ़ रहे हो.
ठीक है, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज नॉट a simple covalent bonding, right? This is a different bond that is coming in front of you, which we are giving this name 3 center 2 electron bond. This is something different from that BCl2 या फिर Al2Cl6 का जो आपने देखा था ना, उससे डिफरेंट है ये। Al2Cl6 में कैसा था? Al2Cl6 में यहां पर डेफिशिएंसी नहीं थी इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ में शेयर कर रहा था, ठीक है। देयर वाज नो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ देम वर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ऑल द बॉन्ड्स है। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं ना हाइड्रोजन के पास में, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, ठीक है। हाँ, यहां पर अब आप नोटिस करो, in this molecule of B2H6, right, this over here is one banana bond, this over here is another banana bond, ठीक है। Now as you can notice in this compound B2H6 there are 4 single covalent bonds। कौन से single covalent bonds है? जो ये B और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में है, राइट, बिटवीन B बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन। this एंड बनाना बॉन्ड कहां पर है? बिटवीन बोरॉन एंड जो ब्रिज हाइड्रोजन है, राइट। तो ये जो मेरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट, इसके लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, whereas जो ये बनाना बॉन्ड है, दिस इज व्हाट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Now इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी can be seen from its bond parameters also. So if you will notice over here, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, आपको इन डेटा याद नहीं रखना है, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था ये अराउंड 1.19 एंगस्ट्रॉम या 1.2 एंगस्ट्रॉम का रहता है, whereas this one, अब इसमें 3 लिख रखा है या 5 लिख रखा है, एक मिनट, लेट मी जस्ट डबल कंफर्म, this will be longer, ठीक है, this is around 1.31 angstrom. Even you can notice the bond angle, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा रहेगा, वर्सेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम रहेगा, तो यहाँ पर एंगल छोटा हो जाता है, ठीक है। डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज लेस एंड व्हाट इज मोर, ठीक है। इसका अगर मैं 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करूं, 3D स्ट्रक्चर रहेगा इसका, उसमें आप नोटिस करना, what we will say is that this boron will be sp3 hybrid, this boron will be sp3 hybrid, and ये जो दो ब्रिज हाइड्रोजन है, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, बाकी ये दो हाइड्रोजन जो है टर्मिनल हाइड्रोजन, दे आर इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो दोनों
टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी स्क्रीन के प्लेन में है। ये ब्रिज हाइड्रोजन बाहर की तरफ जा रहा है और एक ब्रिज हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई बोरिंग. It is crucial for you to remember these other examples as well. ठीक है, do remember these examples. In all these examples we come across bond formation which can be only explained via this 3 center 2 electron bond. हाँ, बोलो हर्ष. हेलो सर. हाँ, सर उधर हुआ क्या था सर, मतलब हाइड्रोजन कैसे अटैच हो गया था बोरॉन के साथ इधर? यहाँ पर बताया ना मैंने आपको, BH3 था और BH3 था. यस सर. अब what happened is between one bond of B and H, the 2 electrons they delocalized, rather than between the 2 atoms they delocalized over these 3 atoms, boron, hydrogen and boron. यस सर. And this led to a formation of this bond called as 3 center 2 electron bond or banana bond. ओके सर. And the same thing happened over here as well. यस सर. यस सर. ठीक है, so Okay, ध्यान sir. रखना है, this is a miscellaneous thing. You don't try to force fit your understanding of the normal covalent bond over here. Definitely then you will have your doubts. यार Yes, sir. ये स्टेबल होगा क्या, ये कैसा रहेगा? तो मैंने बताया ना आपको, इट इज लेस स्ट्रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. यस सर. ठीक है, Yes, sir. इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी एज वेल एज इसकी लेंथ ज्यादा रहेगी. बॉन्ड एंगल के बारे में मैंने कमेंट किया यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पर ही बॉन्ड एंगल कम रहेगा. यस सर. हाँ, बोलो केतन. सर BH2 का स्ट्रक्चर बताओ ना. इसका BeH2. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगला मैं वही कर रहा हूँ. सो एक अटेम्प्ट आप लेना चाहोगे BH2 के स्ट्रक्चर के लिए? दिस इज समथिंग सिमिलर टू जो BeCl2 का हम लोगों ने देखा था, वैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा. एक बार अटेम्प्ट लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं. BeH2 का. All right, so let's see now BH2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. So it will be something in this manner. So यहाँ पर आप नोटिस करो, ये एक BH2 था, ठीक है, ये दूसरा BH2 था, फिर ये तीसरा BH2 है, राइट, चौथा BH2 है. अब इनमें क्या हो रहा है, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था दे डिसाइडेड टू गेट डीलोकलाइज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाना बॉन्ड फॉर्म हो गया. ये वाला हाइड्रोजन के और बेरिलियम के बीच का इलेक्ट्रॉन्स दे डिसाइडेड टू डीलोकलाइज, तो यहाँ पर भी बनाना बॉन्ड फॉर्म हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब के सब बनाना बॉन्ड्स ही हैं, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल वंस. ठीक है, ऑल ब्रिज हाइड्रोजन फॉर्म 3 center 2 electron
bonds. ठीक है, एंड ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता जा रहा है. एंड इसका 3D स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर, इट्स नॉट अ 3D, सॉरी इट्स नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर, ये zigzag पैटर्न में है. Maybe a better drawing of it I can get you from Wikipedia. Something like this. ठीक है, इसको एक्सटेंड करते जाओ. ठीक है, ऑल राइट. हाँ हाँ, लाइक दिस विल बी, दैट इज व्हाई प्रेजेंटेड यहाँ पर राइट में ऐसे S, ये सॉलिड BH2 का स्ट्रक्चर. ऑल राइट, नाउ हाँ बोलो साहिब. सर वो BeCl2 BeH2 में हर एक बॉन्ड बनाना बॉन्ड रहेगा ना? जैसे BeCl2 में हर एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड था, सिंगल तो बॉन्ड था. डेटिव बॉन्ड को भी सिंगल कोवेलेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो. यहाँ पर सबके सब BeH2 में सर, BH2 में हाँ सब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स रहेंगे. ओके सर. हाँ बोलो यश. सर अगर BH3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वापस डायमराइज होके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बन रहा है? अगर BH3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, हाँ हाँ तो वापस वो डायमराइज क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा ना वो फिर भी. हाँ, बट स्टिल लाइक यहाँ पर आप नोटिस करो ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के साथ में ही इंटरेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो उससे हो सकता है कि stability उसकी हो रही है. वजह से, हाँ हो सकता है कि उसकी वजह से एनर्जी कम हो गई हो एंड ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया हो. सी अंडरलाइंग क्राइटेरिया इज एनर्जी फॉर ऑल थिंग्स. ओके सर. तो ऐसा करने से एनर्जी लोअर हो रही होगी, इसलिए ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, इसलिए हमें ऑब्जर्व हुआ है. तो अब उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो ये आपके मिसलेनियस बॉन्ड्स थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट called as molecular orbital theory. So before we move on to molecular orbital theory, एक बार एक क्विक रिकैप ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ. राइट, हम लोगों ने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT पढ़ा था, तब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में. एंड वहां पे मैंने बोला था कि हम लोग सिर्फ बॉन्डिंग ओवरलैप के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग दोनों के ऊपर फोकस करेंगे. एंड नोटिस करना वो किस तरीके से रहेगा. तो एक क्विक रिकैप पहले देख लेते हैं ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स का. सो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे. क्या क्या क्राइटेरिया थे? पहला क्राइटेरिया, दैट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स शुड बी शॉर्ट इनफ फॉर अ गुड ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, बट नॉट टू शॉर्ट कि रिपल्सिव forces between nuclei start to dominate. Then जो ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के रहेंगे,
राइट, उनके वेव फंक्शन का ओवरलैप इज समथिंग विच विल मेक सेंस। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा तो उनके वेव फंक्शन का ओवरलैप विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज वो बताया था मैंने आपको, छोटा एम्पलीट्यूड बड़ा एम्पलीट्यूड का इंटरफेरेंस इज यूजलेस। And then symmetry of orbitals also is important. The way in which the orbitals are oriented, and because of their orientation, how the overlap happens, that is also crucial. So as a quick recap, if you remember, assuming z axis is an internuclear axis, हम लोगों ने बॉन्डिंग वर्सेस नॉन बॉन्डिंग का डिस्कशन किया था, राइट? अगर s और s का ओवरलैप हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग सिग्मा ओवरलैप, राइट? अगर s और px के बारे में बात करूंगा, राइट? सो इफ यू रिमेंबर, से दिस वाज द z axis, this was the x axis and this was the y axis, तो ये s और px का ओवरलैप कैसा रहेगा? समथिंग इन दिस वे। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था? दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, राइट? s and pz का we did discuss that this will be a bonding overlap and it will be head on overlap, इसलिए हमने उसको सिग्मा ओवरलैप बोला था, राइट? px का आपको याद हो तो पाई ओवरलैप था, py का पाई ओवरलैप था, राइट? py pz का कैसा रहता? ठीक है, ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाई है मैंने, जस्ट एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई है फॉर यू टू बी एबल टू रिकैप दीज कॉन्सेप्ट्स। लाइक ये py था, या आप py की जगह चलो px डाल दो यहाँ पर तो ज्यादा इजी रहेगा देखने में, राइट? ये px हो गया और ये pz हो गया, राइट? इनका ओवरलैप भी हम लोगों ने किस कैटेगरी में डाल दिया था? दिस इज ऑल्सो अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, राइट? ये याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर दिस? ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ इफ यू have a recap of this तो अच्छा रहेगा। Now we will be able to understand this concept of molecular orbital theory in a much better manner. So अब आप notice करना, molecular orbital theory is in fact the most advanced version or the most advanced theory explaining bond formation between atoms. It is an improvement over the earlier theories, VSEPR, VBT, hybridization, सबके ऊपर का ये important improvement है। Now, what molecular orbital theory talks about, इसका एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों के साथ में पहले शेयर करूंगा, ठीक है? इसका जो स्कोप है हमारे सिलेबस में, ठीक है, वो लिमिटेड ही है। As such, this is a very vast topic. It is in fact the most researched topic in order to understand bond formation, and it is highly mathematical in nature, dealing with wave functions and combined wave functions of atoms. However, जैसा आप लोगों को समझ में आएगा, हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट और फंडामेंटल पार्ट ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा that what molecular orbital theory is. Molecular orbital theory, in fact, goes in, you can say, answering very fundamental questions. Something like why H2 exists, but not He2.
नाउ ऐसा क्या होता है, लाइक इसमें ऑक्टेट डबलेट वो सब कुछ नहीं रहता, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी डबलेट ऑक्टेट कॉन्सेप्ट, वो सब पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, आउटडेटेड, ठीक है। इवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आल्सो, it does not take into account the concept of resonance also. It is a very fundamental theory which explores bond formation from the perspective of energy. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जैसे जैसे हम लोग इसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. We will come across and answer this question. In fact, it also tries to answer one of the unexplained questions which valence bond theory was not able to answer, such as why O2 is paramagnetic. आपको नहीं पता था बट मैं आपको बता रहा हूं दैट ऑक्सीजन गैस O2 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो सब कुछ ही पेयर्ड अप है. देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड यहाँ पे 2 लोन पेयर 4 लोन पेयर, एवरीथिंग इज पेयर्ड अप ओनली अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. However, we do find this experimental observation that oxygen gas is paramagnetic. That means it has unpaired electron. But valence bond theory explain नहीं कर पा रहा है. Valence bond theory के हिसाब से आपने देखा ना, हम लोगों ने जो ये पढ़ा था, right? ये 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, राइट? और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा एक पाई एंड काम खत्म. बट दिस थियरी, बिकॉज ऑफ इट्स से नेचुरल आउटकम, इट इज एबल टू एक्सप्लेन, राइट? इस थ्योरी में जो सोचने का तरीका है वो नेचुरली यही बताता है कि हाँ He2 नहीं मिलना चाहिए, हाँ O2 पैरामैग्नेटिक होना चाहिए. तो ये सब नेचुरल आउटकम्स हैं इस थ्योरी के, which we come across as experimental observations also. So yeah, by far this is the most successful theory in terms of explaining observations around us. अब नोटिस करना किस तरीके से हम इस थ्योरी के बारे में आगे बढ़ेंगे. So read this paragraph. What is it talking about? That similar to atomic orbitals of an atom, a molecule has molecular orbital. ठीक है, आपने atomic orbitals के बारे में पढ़ा कि एक ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अराउंड s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे. वैसे एक मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है. ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है. ये H2 का मॉलिक्यूल है. H2 के मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? 2 न्यूक्लियाई रहेंगे. इसके भी ऑर्बिटल्स रहेंगे जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कैसे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? राइट, मैं आपको एक काइंड ऑफ स्नीक पीक दे रहा हूं. लाइक ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है. इस तरीके से देयर आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ H2 also. Now an atomic orbital is influenced by just one nucleus. However, the electrons in molecular orbital are influenced by 2 or more nuclei.
क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन जो है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, दैट हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल बी लिमिटेड टू ओनली 2 एटम्स का मॉलिक्यूल। मतलब इसी को समझने में हमारी थोड़ी सी जान निकल जाएगी। तो 2 एटम के आगे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन डायटोमिक मॉलिक्यूलर आयंस का ही रहेगा, 2 एटम्स के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, एंड दैट टू उसमें हम लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे होंगे। हाँ, नहीं आगे आप 12th क्लास में नहीं स्टडी करोगे, वो अगर आप डिसाइड करते हो आगे क्वांटम साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जाने का, ठीक है, तब आपको समझ में आता है। अच्छा, अब अपना ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इनके बारे में कैसे समझा जाए, ठीक है। सो नाउ यहां पर आप नोटिस करना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पीछे का बैकग्राउंड था कि भाई श्रोडिंगर ने ये वेव फंक्शन लिख के दिया हमको, राइट, ही डिड हिज research and came on to this conclusion that for a single electron system, right, when I have a nucleus and a single electron around it, right, I can write the possible energy states and the wave function of that electron it can be in, right, and उससे हमें different orbitals के बारे में idea लगा। Now to get this for one nucleus and single electron itself was a mammoth task which Schrödinger was able to accomplish and present it to the world. Then of course उसके ऊपर और भी आगे स्टडी हुई। फिर उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर जब बात आई तब क्या समझ में आया था, आपको याद हो तो मैंने एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट आपको बताया था, राइट, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऑर्बिटल्स जो है एग्जैक्टली तो सॉल्व नहीं होते, बट approximation techniques से we do get them and we find them similar to single electron के atoms only, s orbitals, single atom के orbitals only, s orbitals, p orbitals इनके जैसी। अब जब molecules के बारे में बात होती है, ठीक है, what will be the simplest kind of molecule that you can come across? H2 plus, right, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर जब स्टडी करी जाती है, इसके ऊपर जब एनालिसिस करा जाता है, समझा जाता है, देन वी ऑल्सो गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लाइक जो जैसे एटम के वेव फंक्शंस थे वैसे यहाँ पर ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी वेव फंक्शन आते हैं, राइट, इनको हम एटॉमिक वेव फंक्शंस बोलते हैं, इनको मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस बोलते हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स के वेव फंक्शन होते हैं इनको समझने के लिए देयर इज अ सिंपलर अप्रोच। एक तो कैसा हो गया, एक तो ग्राउंड्स अप तरीका हो गया कि 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आपको लिखना है और सॉल्व करना है और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स निकालना है। That is like the grounds up approach towards understanding molecular wave functions. However, there is another approach which is, you can say, easy to comprehend and in fact easy to mathematically
work upon, which is called as linear combination of atomic orbitals. So यहाँ पर notice करना, as with the atomic orbitals of Schrodinger equation can be written for electrons, as with atomic orbitals, Schrodinger equation can be written for electrons in molecules. However, यहाँ पे notice करना, ये जो molecular wave functions होते हैं, they can be also understood as a linear combination of the atomic wave functions. So when we talk about, say, this H2 molecule, इसका जो wave function है, this can also be understood as a linear combination of wave function of the atoms that combine to form this hydrogen molecule. And this approach, as you can see, linear combination, C1, C2 are just certain coefficients. We have एक atom, उसका wave function, we have दूसरा atom, उसका wave function, और उनका linear combination helps us to understand these molecular wave function. किस तरीके से, अब वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहेंगे. तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि when we talk about this molecular wave functions, so these molecular wave functions can be understood as positive, constructive, or bonding overlap. These are called as bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals can be understood as positive, constructive, or bonding overlap of atomic orbitals and ABMO, anti-bonding molecular orbitals, as negative or destructive or anti-bonding overlap of the combining atoms. ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट में इसने इस तरीके से लिखा भी हुआ है. नोटिस करना, the positive, constructive, and bonding overlap will help us in understanding or help us in understanding the formation of bonding molecular orbitals, whereas the negative, destructive, or you can say anti-bonding overlap will help us in understanding anti-bonding molecular orbitals. Simplest example will be this hydrogen ka atom combining with another hydrogen ka atom, resulting in formation of H2. So now let's begin that journey with the simplest example of H2. So यहाँ पे आप फोकस करना, जब हम H2 के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो H2 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसा रहेगा? एक हाइड्रोजन एटम रहेगा, राइट, और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम रहेगा, एंड ये आपस में
ओवरलैप करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। अब नोटिस करना ये ओवरलैप यहां पर जो आपके सामने है, दिस इज व्हाट वी आर शोइंग इज अ पॉजिटिव ओवरलैप। व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिव ओवरलैप? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर ये एक वेव फंक्शन है हाइड्रोजन के एटम का, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है, और इनका आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एंड उसकी वजह से जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन मिलेगा that will correspond to the wave function of bonding molecular orbital. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन था हाइड्रोजन एटम का, इनका हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा, एंड उनसे जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ bonding molecular orbital. Now, how do I understand it in a slightly more mathematical sense? ठीक है, ये तो विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लाइक ये जस्ट मैंने विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपको दिखा दिया। इसको स्लाइटली मोर मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। So before I start talking about its mathematical understanding, I want you to remember the diagram of psi r versus r of 1s orbital. याद आ रहा है क्या आपको? किसी को याद है कैसा था? अच्छा, किसी को ये याद आ रहा है कि ये psi r क्या रिप्रेजेंट करता था? What was psi r? हाँ, राइट कुशल, राइट पूर्णा, इट वाज द रेडियल वेव फंक्शन। एंड उसमें लाइक जो साई, लाइक इफ आई पुट आर का वैल्यूज, देन व्हाट वुड साई रिप्रेजेंट अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग आर का वैल्यूज? व्हाट वुड साई रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। करेक्ट। तो अगर आपको 1s ऑर्बिटल का याद होगा तो ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जस्ट साई वर्सेस आर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर वाला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तो इस तरीके से था। मैं सिर्फ साई वर्सेस आर का पूछ रहा हूँ। करेक्ट। ये इस तरीके से होता था। हाँ, it won't touch the x-axis, it will approach the x-axis, right? So this was, if you remember, amplitude, right? So मान लो अगर ये न्यूक्लियस की लोकेशन है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड, राइट, ये एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा? इट विल बी अ हायर वैल्यू, एंड देन दूर जाते जाते ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, राइट, इस x डायरेक्शन में जाओ, y डायरेक्शन में जाओ, z डायरेक्शन में जाओ, सब डायरेक्शन में ऐसे दिखेगा। लाइक न्यूक्लियस पर you will have a higher amplitude and that amplitude then fades off. याद आया आपको?
अच्छा नहीं, it will touch the y-axis. It will have a finite value for r equal to 0. वो तो आपने वेव फंक्शन में डाल के देखा था ना. All right. Now अब नोटिस करना, तो ये कैसा हो गया, ये वेव फंक्शन हो गया ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एंड ऐसा ही वेव फंक्शन रहेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी, उसका भी 1s इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, राइट. तो ये दूसरा हाइड्रोजन एटम भी आ रहा है. अब ये दोनों एटम पास में आएंगे, ये दोनों एटम पास में आएंगे, तो यहां पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा. इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये अपन ने देखा था ना. व्हाट हैपेंस इन इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड्स सुपर इम्पोज हो जाते हैं. करेक्ट. तो यहां पर आप लोग नोटिस करोगे तो कैसा रहेगा, ये एक वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड था, ये दूसरे वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है, राइट. और दोनों ही पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, राइट. तो इनके एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एडिशन ओनली. ठीक है. इनफैक्ट आई शुड रादर से कि इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी प्लस है. व्हाट इज दिस प्लस साइन, जो ये आपने शायद कभी मुझसे पूछा हो और मैंने टाल दिया हो कि सर ये ऑर्बिटल के अंदर प्लस माइनस साइन क्या थे, कभी किसी ने नोटिस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हुए. हाँ, मतलब कम ही स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं, ठीक है. बट लेट्स से यहां पर कैसा था, ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, राइट. नोड के अक्रॉस कैसा होता था, नोड के अक्रॉस ये एम्पलीट्यूड ऐसा चेंज करता था ना, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाता था. याद आ रहा हो तो कुछ. हाँ हाँ, कलर कलर कोडिंग भी अलग अलग करते थे उसमें. ऐसे ये p ऑर्बिटल एक कलर का होता था और दूसरा दूसरे कलर का होता था, राइट. सो दैट वाज डिपिक्टिंग द साइन ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है. चार्ज वगैरह नहीं था, समटाइम्स स्टूडेंट्स काइंड ऑफ मिस इंटरप्रेटेड फॉर चार्ज. तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, right, between these two wave functions, ठीक है. एंड हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा. तो नाउ इफ यू रिमेंबर कि जब वेव फंक्शंस आपस में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं विद साइन, राइट. तो यहां पर व्हाट वी आर सीइंग इस, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट पर ये x था और इसका y था एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, x प्लस वाई, राइट. इस पॉइंट पर से p था और दूसरे का भी p था, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2p. याद आ रहा है. तो व्हेन दिस टू वेव फंक्शंस आर ओवरलैपिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, so what we see
that between the nucleus, can you see between the nucleus amplitude बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? Between the nucleus as compared to the original atomic orbitals. ये original wave functions ये black में है, और अब ये जो नया wave function है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है. करेक्ट. सो व्हाट इट लीड्स टू, यहां पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज इक्वल टू psi square, right? Amplitude was psi, but the probability of finding electrons, मतलब in fact probability of finding electrons per unit region, जिसको अपन लोग probability density बोलते थे, तो probability density psi square के प्रोपोर्शनल रहता है. तो यहाँ पर psi 1 plus psi 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? psi 1 square plus psi 2 square plus 2 psi 1 psi 2. So यहाँ पर what you can see is this increases the probability. यहाँ पर नोटिस करना, in case of BMO, in case of this constructive interference, what we say is that the electron density, the probability of finding electron, BMO stands for bonding molecular orbital. Electron density between the nuclei increase हो रहा है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर न्यूक्लियाई के बीच में, दो न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज होगा, तो व्हाट वी विल सी इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, राइट? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल एटम था और एक सिंगल एटम था, ठीक है? ये हाइड्रोजन का एटम था, ये हाइड्रोजन का एटम था. इसके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इसके अराउंड यूनिफॉर्म है, इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इसके अराउंड भी यूनिफॉर्म है. बट ये दोनों जब पास आ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी इनके बीच में ज्यादा हो जा रही है. इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जा रही है. यहाँ पर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी कम हो जा रही है, बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे स्टेबलाइजेशन आ जाएगा. This tends to stability of the atom as the energy of BMO is lesser than the combining atomic orbitals, right? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो अब इलेक्ट्रॉन्स will be better attracted by both the nuclei and it will keep the two nuclei together. तो इससे बाइंडिंग ऑफ दिस सिस्टम बेटर हो जाता है और एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस आर इंटरैक्टिंग मोर विद ईच अदर. सो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट वी कॉल्ड एज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी हम इसी पर्सपेक्टिव से जाएंगे, जिसमें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे एंड आपको समझ में आएगा कि यहाँ बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. बट ठीक है, अभी वी हैव ओवरशॉट आवर टाइम, तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे. बट आई होप आपको एक लाइक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ में आ रहा है, किस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात कर रहे हैं ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं. ऑल राइट.